ऋषि स्टेनो क्लासेज में आपका स्वागत है। आज की डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। भारत भर में गंगा सबसे प्रसिद्ध नदी है। विराम। वास्तव में इसका उद्गम हिमालय में है, किंतु पुराणों में इसकी उत्पत्ति के विषय में बड़ी विचित्र कथा आती है। विराम। जिस समय कपिल ऋषि की क्रोधाग्नि से सागर के 60,000 पुत्र दुग्ध हो गए थे, तो उस समय उनके उद्धार के अर्थ गंगा को, जो पहले अंतरिक्ष में बहती थी, भूमंडल पर उतारने की आवश्यकता पड़ी। विराम। सूर्यवंश के बड़े बड़े राजाओं ने यज्ञ किए, किसी से कुछ न बन पड़ा। विराम। अंत में गंगा को अंतरिक्ष से उतारने का सौभाग्य भागीरथ को प्राप्त हुआ। विराम। पहले यह आकाश से शिव की जटा में गिरी, पुनः वहाँ से इसका प्रवाह पृथ्वी पर पहुँचा। विराम। इसी कारण हिंदू इसे अति पूज्य मानते हैं। विराम। पैरा। पर्वतराज हिमालय के पश्चिमोत्तर प्रदेश से निकलकर लगभग 1000 मील तक बहती हुई अंत में यह बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। विराम। गंगा के भागीरथी, जानवी, सुनंदी आदि अनेक नाम प्रसिद्ध हैं। विराम। इसे देवताओं की नदी अथवा देवनंदी भी कहा जाता है। विराम। गढ़वाल में कई 13,800 फीट की ऊंचाई से निकलकर यह 10 मील की दूरी पर गंगोत्री के मंदिर के पास पहुंचती है। विराम। वहां से प्राय 20 मील तक चलकर इसमें अलकनंदा का प्रवाह मिल जाता है। विराम। तब से यह गंगा कहलाने लग जाती है। विराम। पैरा। वहां से बड़े वेग से चलकर हरिद्वार से बहती हुई प्रयाग पहुंच जाती है। विराम। वहां इसमें यमुना और सरस्वती भी मिल जाती है। विराम। जहाँ पर ये तीनों नदियाँ मिलती हैं, उसे संगम या त्रिवेणी कहते हैं। विराम। यह स्थान हिंदुओं का बहुत पवित्र तीर्थ माना गया है। विराम। मार्ग में इसमें कर्मनाशक, गोमती, घाघरा, गंडक, कोशी, आदि अनेक छोटी छोटी नदियाँ मिलती हैं। विराम। अंत में गाजीपुर, पटना, भागलपुर होती हुई यह बंगाल में चली जाती है और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। विराम। पैरा। जब रेलगाड़ी का प्रचार नहीं था, तो इसके तटस्थ नगरों का व्यापार इसी के द्वारा होता था। विराम। इस कारण इसके किनारों पर बड़े बड़े नगरों का निर्माण हुआ, जो आज भी देश के प्रमुख व्यापारी स्थान है। विराम। उन नगरों के द्वारा अब भी इससे व्यापार को बहुत लाभ हो रहा है। विराम। गंगा से कई नहरें निकाली गई हैं, जिससे हजारों एकड़ बंजर भूमि उपजाऊ बन गई है। विराम। सबसे प्रसिद्ध नहर रुड़की के पास बहती है। विराम। गंगा के महात्म्य के कारण हरिद्वार, प्रयाग आदि नगरों में प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में लोग उपस्थित होते हैं। विराम। कुंभ आदि बड़े बड़े मेले जुटते हैं, जिनमें सैकड़ों कोसों की दूरी के लोगों को परस्पर मिलने तथा देश सुधार संबंधी विचार के लिए अवसर मिल जाता है। विराम। इससे एक बड़ी हानि यह हुई है कि तीर्थ स्थानों के पंडे और पुजारी लोग चढ़ावे की आमदनी के कारण निरुत्साह, आलसी और व्यभिचारी हो गए हैं। विराम। पैरा। गांव की अदालत को पंचायत कहते हैं। विराम। प्राचीन काल में न्यायालयों की प्रथा बहुत कम थी। विराम।
गांव के लोग आपस में वाद विवाद को पंच फैसले द्वारा निपटा लिया करते थे। विराम। सुनवाई करने के लिए गांव के 5 विश्वस्त मुखियों को चुन लिया जाता था, जिन्हें पंच कहते थे। विराम। वे पंच गांव की चौपाल में बैठकर दोनों पक्षों की बात सुनते थे और फिर निष्पक्ष होकर सच्चा निर्णय देते थे। विराम। इसे पंचायत प्रथा कहते हैं। विराम। आज गांवों में प्रथा को फिर से जीवित किया जा रहा है। विराम। पैरा। पंचायत का मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों के आपसी झगड़े निपटाना और उसमें पारस्परिक प्रीति बढ़ाना है। विराम। गांव के लोग प्रायः अनपढ़ होते हैं और बात ही बात में घूसों और लाठियों पर उतर आते हैं। विराम। झगड़ने वालों को समझा बुझाकर उनकी फिर सुलह करवा देना गांव के पंचों के लिए साधारण सी बात होती है। विराम। किंतु अंग्रेजों के राज्यकाल में तनिक से मतभेद का निर्णय करवाने के लिए भी न्यायालय का द्वार खटखटाने की प्रथा चल पड़ी थी। विराम। पैरा। न्यायालय में मनमुटाव दूर नहीं होता अपितु बढ़ जाता है। विराम। बेचारे ग्रामीणों को 20 बार उपस्थिति की तिथियां भुगतने के लिए गांव से चलकर न्यायालयों में जाना पड़ता है और अपना पक्ष मजबूत करने के लिए वकीलों, मुंशियों और अन्य कचहरी वालों को शुल्क देने पड़ते हैं। विराम। इतना व्यय करने पर भी सच्चा न्याय नहीं हो पाता, क्योंकि न्यायाधीश गांव के घटना स्थल से कोसों दूर बैठा होता है और उसे गवाहों के कहे अनुसार ही मानना पड़ता है। विराम। इसलिए कभी कभी सच को झूठ और झूठ को सच भी घोषित किया जा सकता है। विराम। इसलिए विपरीत गांव पंच लोग गांव के एक एक व्यक्ति को जानते और वहां की घटनाओं का भली प्रकार आंखों देखा हाल प्राप्त कर सकते हैं। विराम। पैरा। अतः उनके न्याय में अंतर नहीं पड़ सकता है। विराम। वैसे भी ग्रामीणों का विश्वास है कि पंच परमेश्वर होता है और जब वह आसन पर बैठता है तो उसमें परमेश्वर निवास करते हैं, इसलिए वह झूठा निर्णय नहीं दे सकता। विराम। आज भी गांव में ऐसे अनेक दृष्टांत मिलते हैं कि पिता ने पंच के आसन पर बैठकर अपने पुत्र का लिहाज न किया और उसे दंड का अधिकारी बनाया। विराम। इस प्रकार पंचायतों में एक तो सच्चा न्याय हो सकता है और दूसरे गांव वाले शहर आने जाने के व्यय और समस्या से बच जाते हैं। विराम। इधर बीज की बुआई या फसल की कटाई का समय हो और उधर किसान को न्यायालय में प्रस्तुत होने का बुलावा आ जाए तो उसकी हानि का अनुभव एक गांववासी ही लगा सकता है। विराम समाप्त।